देख रहे हैं चुनावी अखाड़ा। मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र चौहान। कल 9 जिलों की 59 विधानसभा सीटों पर वोटिंग होनी, जिसमें सबसे ज्यादा अवध का क्षेत्र शामिल है। और सबसे अगर खास बात है, अगर बात करें तो लखनऊ की जो विधानसभा सीटें हैं, 9 सीटों में जो समीकरण है काफी अलग अलग बदले हुए नजर आ रहा है इस बार। जहां पिछली बार बीजेपी ने एक बड़ी जीत दर्ज की थी, क्या इस बार बीजेपी वापस जीत दर्ज करेगी? इसी पर बात करेंगे। तमाम सारे हमारे जो संवाददाता हैं इस वक्त लखनऊ की अलग अलग विधानसभाओं पर मौजूद है, सीधे उनका रुख करेंगे। सबसे पहले हम शिव प्रताप के पास आएंगे, जो लखनऊ नॉर्थ सीट पर इस वक्त मौजूद हैं। शिव प्रताप, अगर लखनऊ उत्तरी की बात करें तो क्या इस वक्त वहां पर माहौल है और लड़ाई जो है क्या एक तरफा है बीजेपी की, या फिर समाजवादी पार्टी कुछ माहौल बनाने में कामयाब हो रही है? समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच में हो रहा है, उसकी वजह ये है। और उसके एनालिसिस जो आंकड़े निकाले हैं, उसके पिछले आंकड़ों की अगर हम बात करें तो पिछले जो विधानसभा चुनाव थे उसमें बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं था। नीरज वोरा को 2017 में 1 लाख वोट मिले थे और अभिषेक मिश्रा जो कि समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी थे, उनको 82,000 कुछ वोट मिले थे। तो बहुत ज्यादा डिफरेंस के साथ में ये जुड़ी नहीं रही थी नीरज वोरा की, तो उनके साथ खबर का निशान जुड़ा हुआ था। इससे पहले 2012 की अगर बात करें तो अभिषेक मिश्रा विधायक थे और उनको अच्छी खासी संख्या में लगभग 43,000 से ऊपर वोट मिला था। इसके बाद 45,000 से लगभग नीरज वोरा को था और वो कांग्रेस से थे। जो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी थे, उनको लगभग 42,000 वोट मिले। आएंगे शिव प्रताप आपके पास। आपकी आवाज ठीक तरह से हम तक नहीं पहुंच पा रही। हमारे साथ और भी संवाददाता बने हुए हैं। हमारे साथ भरत सेठी हैं सरोजिनी नगर से। भरत, आपके पास आएंगे। सरोजिनी नगर विधानसभा की अगर बात करें तो जहां पिछली बार जिसने जीत दर्ज की थी बीजेपी प्रत्याशी स्वाति सिंह ने मंत्री भी रही, लेकिन उनका टिकट जो है वो काट दिया गया। इस बार राजेश्वर सिंह को लाया गया है। ब्यूरोक्रेट्स हैं। क्या राजेश्वर सिंह आसानी से यहां जीत दर्ज कर लेंगे, या फिर जो अभिषेक मिश्रा हैं समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट, वो उनको मुकाबला टक्कर दे रहे हैं? देखिए, साफ तौर पर अगर बात की जाए सरोजिनी नगर विधानसभा क्षेत्र की, तो कहीं ना कहीं स्वाति सिंह की जो जीत उनको मिली थी उस समय मोदी लहर थी। ये सीट बीजेपी के हाथ में पहली बार आई थी। तमाम चाहे वो कांग्रेस की बात करें, चाहे वो समाजवादी पार्टी की बात करें, यहाँ से विधायक बनके मंत्री तक लोग बने हैं। स्वाति सिंह की मंत्री बनी थी। अगर बात करें अब, चुनावी माहौल जरूर गर्म है उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ का, लेकिन मौसम बहुत सुहाना हो गया चुनाव एक दिन पहले, वोटिंग से एक दिन पहले। बात करें अगर इलेक्शंस को लेकर बहुत तैयारी करें, तमाम जो प्रत्याशी हैं, चाहे वो बीजेपी के राजेश्वर सिंह की बात कर लें, चाहे वो आम आदमी पार्टी की बात कर ले, रोहित श्रीवास्तव की बात कर ले, चाहे वो रुद्रदमन सिंह जो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं बात कर ले, चाहे अभिषेक मिश्रा जो समाजवादी पार्टी से। ब्राह्मण चेहरा अभिषेक मिश्रा को जरूर उतारा गया है, लेकिन यहाँ पे अगर बात करें, लोगों का कहना है कि इस बार हम परिवर्तन जरूर चाहते हैं, लेकिन अभी भी जो है, जो वोट है वो कल पड़ना है। जो डिसीजन होंगे उसका जो रिजल्ट आएगा वो 10 तारीख को आएगा, 10 मार्च को आएगा। कहीं ना कहीं लोगों के मन में क्या है, हमारे साथ इस समय आम जनता भी मौजूद है, लोगों का क्या कहना है। अभी कुछ कल ही की बात है, यहाँ पे प्रियंका गांधी पहुंची थी और यहाँ पे सरोजिनी नगर विधानसभा क्षेत्र में बात करें तो तमाम जो बड़े नेता हैं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी रोड शो किया। माहौल जो है वो अभी जो कह सकते हैं क्लियर 10 तारीख के बाद होगा, लेकिन कहीं ना कहीं पल्ला जो भारी है वो 2 लोगों का सामने आ रहा है। लेकिन जो तीसरा चेहरा लगातार वो सामने आ रहा है, उसका नाम है रुद्रदमन सिंह, जो लगातार जहाँ के बात करें कांग्रेस से खड़े हैं, उनका नाम भी ये पीछे नहीं हट रहा है। लगातार उनके नाम की चर्चाएं बहुत तेजी से हो रही है क्षेत्र में। हमारे साथ कई लोग इसमें मौजूद हैं, हम लोगों से बात कर लेंगे कि किस तरीके से अब क्या आदमी परिवर्तन चाहता है, या बीजेपी को साथ लेके चलना चाहेगा, या फिर अभिषेक मिश्रा जो समाजवादी के चेहरे हैं उनको साथ लेना चाहेगा। हमारे साथ कुछ लोग यहाँ पे मौजूद हैं। सबसे पहले आपसे बात करेंगे
क्या रुख है यहाँ पे विधानसभा सोनीनगर विधानसभा क्षेत्र का? सोनीनगर विधानसभा में राजेश्वर सिंह हमारे भाजपा प्रत्याशी हैं, उनके तरफ जनता का काफी रुख क्या है। पिछली बार 2017 में भारतीय जनता पार्टी पहली बार यहाँ जीत दर्ज की थी, लगभग 1,11,000 वोट मिले थे। इस बार हम लोग का आंकड़ा है कि लगभग 2 लाख मतों से हमारे राजेश्वर सिंह जी हमारे साथ और भी लोग हैं, बात करेंगे यहाँ पे। सर, सबसे पहले आपको जानना चाहेंगे कि क्या इस बार अपनाएगी जनता, यहाँ पे क्या रुख दिखाएगी? जनता तो हमेशा परिवर्तन चाहती है, परिवर्तन हमेशा चाहती है। शुरुआत से अब 5 साल इनको दिया गया, लाइफ से पहली बार वो यहाँ बीजेपी का सोनीनगर में विधायिका बनी है और 5 साल पूरे पता वो गायब रही। तो पब्लिक भैया परिवर्तन चाहती है। अब रुद्रदमन सिंह का जो माहौल इस समय बना हुआ है, आप ग्रामीण क्षेत्र में जाइए, वहाँ पे बच्चे से पूछिए उनके बारे में। वो 4-5 बार जिला पंचायत सदस्य बने हैं और इतने समय तक रहे हैं, ऐसे पूरी ना रहे होंगे। अच्छा, अभिषेक मिश्रा जिनको उतारा गया समाजवादी पार्टी में, ब्राह्मण चेहरा है, पूर्व बंदे मंत्री भी रह चुके समाजवादी पार्टी से, उनका क्या लगता है, उनकी स्थिति कैसी लग रही है आपको? कोई स्थिति नहीं है, वो लड़ाई में नहीं है फिलहाल। वो किसी के क्षेत्र में जो उनका जो उम्मीदवार तारा गया है वो यहाँ क्षेत्र का नहीं है, तो इससे वहाँ के जो उनके वोट थे वो काफी मतलब क्षेत्र के तो राजेश्वर सिंह भी नहीं है जिनको बीजेपी क्षेत्र के नहीं है, लेकिन लखनऊ आती है, लखनऊ में उनका जना हुआ है, लखनऊ में उन्होंने पूरी सेवा दी है पुलिस में, चाहे रहे हो ईडी में रहे हो, उनका परिवार भी यही है, उनके ससुर हो चाहे कोई भी, सारे चीज लखनऊ से बैकग्राउंड रखते हैं। लेकिन अभिषेक मिश्रा जी का कोई भी यहाँ से केवल पर्यटन केंद्र तरीके से आए हैं, सोनीनगर में ना ही लखनऊ में उनका कोई वास्ता ही नहीं है। मतलब कहीं ना कहीं अभी लोगों के मन में जो बातें चल रही हैं उसका जो रिजल्ट आएगा वो 10 मार्च को आएगा, निष्कर्ष आएगा 10 मार्च को आएगा। लेकिन सबसे पहले जो कल जो सबकी स्थिति, जो सबकी सांसें चाहे सारे प्रत्याशियों की, वो यही सोच रहे हैं कि सबसे ज्यादा वोट हमको मिले और सोनीनगर विधानसभा से हमको जीत हासिल हो। बिल्कुल, अब देखने वाली बात होगी जो बीजेपी ने जीत दर्ज की थी पिछली विधानसभा में, क्या वो दोहरा पाएगी या फिर समाजवादी पार्टी बाजी मारेगी। एक ब्रेक का वक्त है, तमाम सारे संवाददाता हमारे साथ बने, वापस आएंगे उनके पास, उनसे जानेंगे वहां की सीट के समीकरण क्या कुछ कह रहे हैं। एक ब्रेक का वक्त है, फौरन लौटेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। पर ये दिल है कि चख रहा है उन्हीं अल्फाज़ों का दूर कितना भी जाओ, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। सोचिए मत, मेरी और पूरे हिंदुस्तान की तरह आप भी समर कूलर और होम अप्लायंसेस लीजिए और बेफिक्र हो जाएगी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। एक बार फिर आपका स्वागत है, आप देख रहे हैं चुनावी अखाड़ा और हम बात कर रहे हैं लखनऊ की सभी विधानसभा सीटें जो हैं। हमारे सभी संवाददाता इस वक्त लखनऊ में मौजूद हैं अलग अलग विधानसभाओं पर, और वहां के क्या कुछ समीकरण बन रहे हैं। चूंकि कल वोटिंग है, हम लगातार उनसे बातचीत करें, वापस इस बातचीत को आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ लखनऊ कैंट से मोहम्मद सफ़ी हैं हमारे संवाददाता, और कैंट की सीट काफ़ी अहम महत्वपूर्ण मानी जा रही। सफ़ी, आप ही के पास आएंगे। कैंट की अगर बात करें तो क्या, जैसा कहा जा रहा था टिकट को लेकर काफ़ी लड़ाई चल रही थी, कोई कह रहा था मुझे टिकट दें, कोई मुझे, आखिर में बात नहीं बन पाई। बाकी लोगों की अगर बात करें रीता बहुगुणा जोशी की, और साथ ही साथ अभी कुछ देर पहले खबर आई रीता बहुगुणा जोशी के जो बेटे हैं मयंक जोशी, उन्होंने अखिलेश यादव से मुलाकात की है। क्या समझे इस मुलाकात के मायने, और क्या कहता है कैंट सीट का समीकरण? क्या बीजेपी एक बार फिर से यहां से जीत दर्ज करेगी या फिर रुकावट आ सकती है? सफी, हम चाहेंगे अपने आप ऑडियो को आप अनम्यूट कर दें ताकि आपकी आवाज हम तक पहुंचे। जी बिल्कुल, मैं बता दूं आपको कि बीजेपी 2017 से लेकर जब अगर बात करें हम रीता बहुगुणा जोशी की, तो उनको 50% वोट कैंट क्षेत्र से हासिल हुए थे, जो कि अपर्णा यादव उनके अपोजिट समाजवादी पार्टी से लड़ी थी। और अगर 2022 के चुनाव की बात करें तो कहीं ना कहीं कैंट सीट जो है वो बीजेपी के लिए ही मानी जाती है, क्योंकि 50% वोट 2017 में रीता बहुगुणा जोशी को मिला था। लेकिन फिलहाल अगर बात करें हम मयंक जोशी की, कुछ ही देर पहले ये खबर आई है कि मयंक जोशी अखिलेश यादव से मुलाकात करते, तो कहीं ना कहीं सियासत जो गर्माहट है वो बढ़ती जा रही है। और हम आपको एक चीज और दिखाना चाहेंगे कि यहाँ पर जो स्टैंड आर्ट है, ये हम आपको दिखाना चाहेंगे कि किस तरीके से वोटिंग की अपील की जा रही है। यहाँ पे स्टैंड आर्ट बनाई जा रही है, कैंट क्षेत्र में लोगों को वोट करने की अपील की जा रही है। और
लगातार कैंट की जो सीट है, क्योंकि यहाँ पर जो समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट हैं राजू गांधी, वो एक अहम दावेदार माने जा रहे हैं, क्योंकि जो लड़ाई है इस बार जरूर टक्कर की देखनी पड़ेगी, क्योंकि इससे पहले अगर बात करें 20 साल से कैंट की जो सीट है वो बीजेपी के पाले में जाती नजर आई है, लेकिन इस बार कहीं ना कहीं कांटे की टक्कर देखने को मिलेगी, क्योंकि राजू गांधी पिछले 15 सालों से पार्षद रहे हैं, गली कूचों में जाते हैं, उनको लोग बहुत भली भांति जानते हैं। और अगर बात करें हम ब्रजेश पाठक की, एक बड़ा चेहरा कार में रहे तो कहीं ना कहीं वो भी एक बड़ा चेहरा माने जा रहे हैं, एक व्यक्तिगत उनके भी वोट है, सभी लोगों से मुलाकात करते हैं, मिलते हैं, तो कहीं ना कहीं जो टक्कर है कैंट की वो जरूर देखने को मिलेगी। जी सफी, क्या किसी नए प्रत्याशी को नहीं उतारा जा सकता था कैंट में, क्योंकि इसके पहले ब्रजेश पाठक दूसरी सीट पे जीत दर्ज करके आए थे और ब्रजेश पाठक को लाना, क्या कोई दूसरा प्रत्याशी नहीं मिला, क्योंकि दावेदार तो तमाम थे कैंट सीट की अगर बात करें? देखिए कैंट सीट एक ऐसी सीट थी कि यहां से अगर बात करें हम, रीता बहुगुणा जोशी अपनी बेटे के लिए टिकट मांग रही थी और अपर्णा यादव समाजवादी पार्टी का कुनबा छोड़ के, परिवार छोड़कर बीजेपी में शामिल हुई, कहीं ना कहीं उनका भी जो रुख था वो कैंट सीट के लिए था। इसीलिए कहीं ना कहीं ये देखने को मिल रहा है कि सीट किसी को ना देकर ब्रजेश पाठक एक ऐसा चेहरा थे कि उनको सीट देने के बाद ना ही कोई बात सामने आती है, ना ही कोई रुकावट पेश आती, इसलिए ब्रजेश पाठक को ये सीट दी गई और कहीं ना कहीं ये सीट बिल्कुल सेफ मानी जाती है। जी बिल्कुल सेफ मानी जाती है। ये इतिहास रहा है कैंट सीट का, बीजेपी के खाते में लगातार तमाम वर्षों से ये जाती रही, लेकिन अभी जो कुछ देर पहले खबर आई सफी कि मयंक जोशी जो रीता बहुगुणा जोशी के बेटे हैं, जिनके लिए टिकट के लिए रीता बहुगुणा जोशी ने यहां तक कह दिया था कि मुझे 2024 में टिकट मत दीजिए, मेरे बेटे को टिकट दे दीजिए। अब उनकी मुलाकात अखिलेश यादव से हुई है, क्या कुछ कहती मुलाकात, क्या विरोध हो सकता है ब्रजेश पाठक का? बिल्कुल जिस तरीके से आज ये फोटो सामने आ रही है, अखिलेश यादव ने ट्वीट कर एक मुलाकात की बात सामने कही है और लगातार अब ये बातें भी सामने आ चुकी हैं कि मयंक जोशी अखिलेश यादव से मुलाकात करते हैं, तो कहीं ना कहीं रीता बहुगुणा जोशी का जो झुकाव है वो अखिलेश यादव की तरफ पहले ही देखने को मिल रहा था, लेकिन खुलकर सामने नहीं आई थी। लेकिन आज मयंक जोशी का, कल अगर बात करें हम, कल सुबह 7 बजे से मतदान होना है और आज रात में ये फोटो वायरल होना कहीं ना कहीं एक बड़ा और सफी, अगर आप फोटो वायरल कर रहे हैं तो आप टिकट भी दे सकते थे, टिकट तो आपने नहीं दिया, फोटो वायरल कर दिया। ये क्या संदेश है कि जो एक गुटबाजी होती, भीतर घात होता है, उसे संदेश देने की कोशिश है कि किसी तरह बीजेपी को डैमेज किया है? बिल्कुल, देखिए चारों तरफ से बीजेपी को घेरने की कोशिश की जा रही है। कहीं ना कहीं आज रात में ये फोटो वायरल करना एक बहुत बड़ा सवाल उठता है कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए, क्योंकि समाजवादी पार्टी इससे पहले भी ये फोटो मुलाकात की बात ठीक है सफी, हमारे साथ और भी संवाददाता बने हुए हैं, वापस हम और भी संवाददाता जो हमारे साथ लगातार बने उनके पास भी जाएंगे, उनकी जो सीट है वहां के समीकरण क्या कुछ कह रहे हैं उनके बारे में भी आपको बताएंगे। उससे पहले एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। शर्मा जी की बिटिया की शादी जब आई, शर्मा जी की बेचैनी तो साफ नजर आई, फिर सलमान भाई ने सही राह दिखाई। शादी का किचन महके जहां, गोल्डी किचन किंग मसाले 100% हो वहां, और मोंटी शेफ ने वो रसोई बनाई, सबने उंगलियां चाट खाई। बिग डील, शादी नहीं की तो क्या, शादी में दावतें खूब रही हैं ना। गोल्डी किचन किंग मसाले, जहां जाएं रिश्ते बनाए, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, गोल्डी मसाले। जुबान के लिए उड़ चला गैरों की जमीन पर, खुशबू अपने पन की ढूंढता, दूर कितना भी जा, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। जब पशुओं को मिलेगा प्यार और मिल्को मोर पशु आहार, तो दूध बहेगा, मुनाफा बढ़ेगा। मिल्को मोर पशु आहार।
खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं शुद्ध प्लस पान मसाला। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं चुनावी अखाड़ा और हम बात कर रहे हैं लखनऊ की सभी विधानसभा सीटों की कि वहां पर इस वक्त क्या समीकरण बन रहे हैं, लोगों का रुझान क्या है, किसका माहौल बन रहा है, क्योंकि कल लखनऊ में वोटिंग होनी है। वापस हम हमारे साथ चंद्रमणि बने हुए हमारे संवाददाता लखनऊ मध्य की सीट से। चंद्रमणि, आपके पास आएंगे और जानेंगे कि लखनऊ मध्य की सीट है वो क्या कुछ इशारा कर रही है, क्या कुछ इस वक्त वहां लड़ाई चल रही है। भाजपा और सपा के बीच में वो भी करीबी अंतर था और जो ब्रजेश पाठक यहाँ पर जीत के मंत्री बने थे वो अपनी सीट छोड़कर दूसरी सीट, तो निश्चित तौर से इसका एक साइकोलॉजिकल और तो एक मानसिक तौर से जो सपा प्रत्याशी है उनको जो मिलना चाहिए था वो मिल रहा है। अब ये देखना होगा कि जो सपा प्रत्याशी है जो रविदास महरोत्रा है वो भी जमीनी नेता कहे जाते हैं और जो पाठक सीट छोड़ के गए हैं तो उसका कितना फायदा होता है ये कल पता चलेगा। पर अभी की बात करें तो अभी भाजपा और सपा में सीधा मुकाबला दिख रहा। और जिस तरह से 2017 की अगर बात करें तो 2017 में जब समाजवादी पार्टी यहाँ पर हारी थी और भाजपा जीती थी तो पिछली बार गठबंधन होने के बावजूद कांग्रेस का प्रत्याशी यहाँ पर चुनाव लड़ा था और कांग्रेस के प्रत्याशी को जितने वोट मिले थे हार जीत का अंतर नहीं था। तो निश्चित तौर से ये कहा जा सकता है कि अगर कांग्रेस का प्रत्याशी ना होता यहाँ पर तो समाजवादी पार्टी ये सीट, तो इस बार भी कड़ा मुकाबला है। और जिस तरह से अगर बात करें जो CAR के मुद्दे पर जो चर्चा में आई थी सदर जाफर, उनको कांग्रेस में टिकट दिया है तो एक रोचक मुकाबला देखने को मिल रहा है। अब ये देखना होगा कि कल जनता क्या वोट करती है और परिणाम 10 मार्च को क्या आते हैं। लेकिन ये बात है यहाँ पर सपा और भाजपा में कड़ा मुकाबला। चंद्रमणि, कह सकते हैं पिछली बार भी मुकाबला कड़ा था, जैसा कि आपने बताया बहुत ज्यादा मार्जिन नहीं था जीत हार का। ये एक बड़ी वजह है कि ब्रजेश पाठक ये सीट छोड़कर कैंट चले गए हैं। जी निश्चित तौर से देखिए कोई भी राजनेता हो अपनी सेफ सीट जीतने का प्रयास करता है और जब उस लेवल का नेता हो यानी कि बड़े कद्दावर नेता, तो कोई भी कद्दावर नेता इस तरह के सीट हारना नहीं चाहेगा। और अगर मध्य विधानसभा की बात करें तो अगर ब्राह्मण उम्मीदवार के हिसाब से कुछ जाति समीकरण सटीक नहीं बैठते, अगर जैसे गुप्ता उम्मीदवार उतारा है, जो बनिया उम्मीदवार उतारा, उससे जाति समीकरण को साधा जा सकता है। पर ब्राह्मण उम्मीदवार के नजरिए से कैंट जो सीट है वो सबसे, अगर लखनऊ की मैं बात करें, सबसे सेफ तो पाठक को चयन यहाँ पर जाति समीकरण को ध्यान में रखते हुए भाजपा ने एक बढ़िया उम्मीदवार उतारा है। अब देखना होगा कि क्या जो जाति समीकरण है वो यहाँ पर बैठ पाते हैं। और जो रविदास महरोत्रा है, जमीनी नेता रहे हैं, जेल जाने का उनका रिकॉर्ड है, जन सरोकार के मुद्दों को लेकर वो जेल गए, तो तमाम मुद्दों को लेकर अब देखिए रविदास महरोत्रा भी सपा सरकार में मंत्री गए। तो अब ये देखना होगा कि रविदास महरोत्रा क्या फिर से कमबैक कर पाते हैं, क्या भाजपा के जो जमीनी उम्मीदवार है रजनीश गुप्ता वो चुनाव जीत पाते, वही कांग्रेस कितनी टक्कर दे पाती। ये तमाम चीजें और तमाम प्रश्न बाकी है। लेकिन अभी की बात करें तो अभी जो आम जनता से प्रतिक्रिया मिल रही उसमें सपा और भाजपा की बराबर की लड़ाई। जी चंद्रमणि, जैसे पिछली बार अगर 2017 की बात करें तो कांग्रेस लड़ाई में नजर नहीं आई, बहुत कम वोट कांग्रेस पार्टी को मिले, मुख्य मुकाबला सपा भाजपा का ही रहा। इस बार जिस तरह से प्रियंका गांधी ने लगातार रैलियां की हैं, जनसभाएं की हैं, एक जान फूंकने का काम किया, लखनऊ में काफी वक्त भी बिताया है, क्या इसका असर देखने को मिलेगा? क्या त्रिकोणीय मुकाबला हो सकता है, फिर बीजेपी और सपा ही बीच में मुकाबले में है? देखिए अगर हम 2017 की बात करें तो 2017 में सपा और कांग्रेस का गठबंधन था और सपा कांग्रेस की गठबंधन होने के बावजूद यहाँ पर समाजवादी पार्टी को सीट दी गई थी। लेकिन कांग्रेस के टिकट पर एक प्रत्याशी लड़ रहे थे, चुनाव लड़ रहे थे और उनको उतना वोट मिला था
इतना हार जीत का मार्जिन से अधिक वोट मिला था। तो एक प्रकार से ये कहा जा सकता है कि अगर तो कांग्रेस का उम्मीदवार पिछली बार नहीं होता तो चुनाव जीता जा सकता था। तो इस बार की अगर बात करें तो इस बार कांग्रेस ने एक मजबूत विकल्प के तौर पर एक बड़ा उम्मीदवार उतारा जिसका प्रदेश लेवल पर चर्चा थी। सदर जाफर जिनके सीएनआरसी को लेकर पोस्टर लगे थे, तमाम चर्चाओं में आई थी और प्रियंका गांधी उनके घर जाकर आश्वासन देके आई थी कि उनको टिकट दिया जाएगा। तो उसके बाद में जब प्रियंका गांधी ने उन्हें चुनाव में उतारा है तो एक मोटा मोटा ये आंकड़ा लिया जा सकता है कि क्या मुस्लिम वोट उधर शिफ्ट हो सकता है। लेकिन अगर जिस तरह से इस बार समीकरण नजर आ रहे हैं, जिस तरह से रुझान नजर आ रहा है, जिस तरह से लोगों का कहना है कि जो मुस्लिम वोटर है वो समाजवादी पार्टी की तरफ जा रहा है, तो अगर समाजवादी पार्टी की तरफ मुस्लिम वोटर शिफ्ट होता है तो ये सीट जो सपा के लिए हो वो काफी आसान हो सकती है। वही बिल्कुल बीजेपी को मुश्किलात आ सकती हैं इस सीट पर अगर जो मुस्लिम वोटर एक अहम भूमिका निभा सकता है। हमारे साथ अरुण चतुर्वेदी बने हुए हैं। मोहनलालगंज जो सीट है काफी अहम मानी जाती है सीट। अरुण, मोहनलालगंज की जो सीट है इसमें कौन कौन मुकाबले में हैं? यहां भी सपा भाजपा की लड़ाई या फिर कांग्रेस भी या फिर बीएसपी खेल बिगाड़ सकती है? देखिए, मोहनलालगंज सीट की बात करें तो लगातार सपा पर यहाँ पर कब्जा रहा है। 2 बार से सपा लगातार यहाँ पर जीत दर्ज की थी, लेकिन इस बार तिकोड़ी मुकाबला देखने को मिल रहा है क्योंकि सपा में जहां पर इसके पहले जो लखनऊ विधानसभा में एक ही प्रत्याशी सपा का जीता था अमरीश पुष्कर, उनको टिकट देने के बाद समाजवादी पार्टी ने उनका टिकट काट दिया, सुशीला सरोज को टिकट दे दिया। तो अंदरूनी यहाँ पर लड़ाई चल रही है। कुछ लोग सपा में रहते हुए भी सपा को वोटिंग नहीं कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो त्रिकोणी मुकाबला इस समय बीएसपी और भाजपा को जारी। भाजपा के यहाँ पर अभी देखा जाए 1957 से बीजेपी अब यहाँ पर नहीं जीत पाई है, तो अब की बार बीजेपी खुद अपने सिंबल से, इसके पहले सिंबल बीजेपी के सिंबल से नहीं लड़े थे आरके चौधरी, जिसके बाद वो हार गए थे। तो अब की बार बीजेपी अपने सिंबल से लड़ रही। लगातार 2 बार सबका यहाँ पर कब्जा रहा। हमारे साथ कुछ लोग हैं, उनसे बात करेंगे कि आखिर इस बार क्या माहौल है और किस तरह से सपा का कब्जा अगर बना रहेगा कि इसमें कुछ चेंज होगा। ये बताइए, क्या नाम है आपका? मैं नागेश प्रताप सिंह, समाजवादी पार्टी का सक्रिय कार्यकर्ता हूँ। तो सपा का क्या इस बार कब्जा रहेगा, किला बरकरार रहेगी कि किला टूट जाएगा? का किला मोहनलालगंज समेत पूरे प्रदेश में अब की बार फिर से नए सिरे से समाजवादी पार्टी, नई सपा है, नई हवा है और अखिलेश जी पुनः मुख्यमंत्री बनने वाले हैं। और मोहनलालगंज तो हमारा, हम समाजवादियों का है ही है, इसमें कहीं किसी प्रकार कोई इफ बट है ही नहीं। हमारे साथ भाजपा के लोग खड़े। अरुण, एक सवाल ये पूछिए कि जीता हुआ विधायक जो था उसकी टिकट काटने की आवश्यकता क्या थी? अगर वो सीट जीत कर आ रहा है, क्या परफॉर्मेंस उसकी अच्छी नहीं थी? वजह क्या थी सीट काट उसका टिकट काट कर दूसरे प्रत्याशी लाना? क्या अपने लिए मुश्किलें नहीं खड़ी कर ली हैं? गुटबाजी, भीतरघात भी होता है इस तरह से? समाजवादी पार्टी ने अचानक जीता हुआ प्रत्याशी, विधानसभा में एक ही प्रत्याशी था 9 विधानसभा में जो मोहनलालगंज उसने जीता था बीजेपी की लहर में, इस बार उसका अचानक टिकट काट दिया। तो क्या जो है अंदरूनी कलह इस बार बीजेपी आएगी? क्या क्या मकसद तक उनका टिकट कट गया? देखिए, ये तो समाजवादी पार्टी के संगठन की बात है, क्यों टिकट क्यों नहीं कटा, ये संगठन के उनके जो भी जिलाध्यक्ष या प्रदेश अध्यक्ष या जो भी है वो जान ले। हम लोग पूरी तरीके से आम जनता उत्तर प्रदेश की, खासकर मोहनलालगंज विधानसभा में इस बार पूरी तरीके से जनता मन बना चुकी है। प्रचंड बहुमत में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। कमल खिलाने के लिए लोग आज रात। अच्छा, मैं समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं से पूछता हूं कि आखिर कमल इनका टिकट क्यों कटा? बीजेपी और सपा का विधायक, मौजूदा विधायक का टिकट देने के बाद अचानक एक दिन बाद टिकट काट के सुशीला सरोज को दे दिया जाता है। तो क्या इस बार लगता नहीं कि पैर पे कुल्हाड़ी मारने का काम किया समाजवादी पार्टी? ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ समाजवादी पार्टी का लमसम लगभग 3-4-5 वर्षीय से प्रत्याशी जीतता है समाजवादी पार्टी का, फिर नया प्रत्याशी दे दिया जाता है। जनता परिवर्तन चाहती है तो हम लोग परिवर्तन कर देते हैं, उसमें हमारे लिए कोई इश्यू का विषय नहीं है। हम लोग पिछली बार 13 में प्रत्याशी मिला था, हम लोग अपना प्रत्याशी जिता लिए थे। अब की बार उसी तरह समय मिला। हमारा पूरा संगठन पूरी ताकत से लड़ा रहा है। हमारे साथ में सारे वर्ग के लोग जुड़े हुए हैं, सारे लोग कंधे से कंधा मिलाकर समाजवादी पार्टी के साथ चल रहे हैं और हम लोग अपना विधायक यहाँ से पुनः बनाएंगे। हमारे साथ एक है, आप बताइए कि अब की बार क्या माहौल है, किस वजह पर वोट देंगे आप? इसमें माहौल को निश्चित नहीं किया जा सकता है, क्योंकि जहां तक होगा कि
समय आने पे हम बता सकते हैं, क्योंकि इस समय पूर्ण बहुमत सरकार बन जाए विभाग संदेह। नहीं तो क्या लग रहा है आपको कि फिर से बीजेपी कमल खिलाएगी 2022 में कि कुछ परिवर्तन होने हो? कुछ स्थान पे ये पूर्ण बहुमत नहीं ला पाएगी, अब कुछ स्थान पे लाने का अधिकार जो गठबंधन के रूप में आ सकती है। हाँ, समाजवादी पार्टी सरकार बनाएगी। तो आप देख सकते हैं कुछ लोगों का कहना है कि अब यहाँ पर समाजवादी पार्टी फिर जीतेगी, लेकिन यहाँ पर त्रिकोणीय मुकाबला लग रहा है कि अब देखने वाली बात होगी कि समाजवादी पार्टी अपना किला बचा पाती है या बीजेपी यहाँ से सीट निकाल लेगी, क्योंकि 57 के बाद अभी तक बीजेपी का कमल मोहनलालगंज से नहीं खिला है। त्रिकोणीय मुकाबला लग रहा है, लेकिन अब कल के मतदान के बाद जब मार्च में 10 मार्च को जब ये परिणाम आएंगे तब क्या होगा, ये तो देखने वाली बात होता है। जी बिल्कुल 10 मार्च के नतीजे ही बताएंगे कि समाजवादी पार्टी एक बार फिर से जीत को दोहराती है या फिर जो बीजेपी है वो यहाँ पर कमल खिलाती है। फिर जैसा त्रिकोणीय मुकाबले की बात कर रहे हैं, क्या त्रिकोणीय मुकाबला भी देखने को मिल सकता है, कोई और इन दोनों की लड़ाई में बाजी मार सकता है। हमारे साथ बीकेडी सीट से शिव सागर बने हुए हैं। शिव सागर, आपके पास आएंगे और बीकेडी विधानसभा जो है उसके क्या सियासी समीकरण हैं उसको समझने की कोशिश करेंगे। से अगर बीकेटी विधानसभा की बात करें तो यहाँ से जो मौजूदा विधायक थे वो अविनाश त्रिवेदी जी थे, भाजपा से विधायक थे। इससे पहले क्योंकि हाल ही में बनी थी बीकेटी विधानसभा, परिसीमन के बाद इसका गठन हुआ था, तो पहली बार यहाँ से समाजवादी पार्टी के विधायक बने थे गोमती यादव। उसके बाद उन्होंने जब दोबारा 2017 में चुनाव हुआ, मोदी लहर में ये अविनाश त्रिवेदी निकले, लेकिन कहीं ना कहीं पार्टी के अंतर्कलह की वजह से या फिर यूं कहें कि कुछ लोगों की नाराजगी की वजह से, कुछ जो वरिष्ठ उनकी नाराजगी की वजह से उनका टिकट काटा गया। उसके बाद अब जो योगेश शुक्ला को पार्टी ने उम्मीदवार बनाया है भारतीय जनता पार्टी से, तो वहीं कहीं ना कहीं ये जो बीकेटी अपनी विधानसभा है उसमें त्रिकोणीय मुकाबला इसलिए देखने को मिल रहा है क्योंकि जो कांग्रेस के मीडिया संयोजक हैं ललन कुमार, वो भी काफी एक्टिविटी से पूरा काम किए हैं, तो कहीं न कहीं गोमती यादव भी यहाँ पर जमीनी रुख बने हुए, चूंकि पुराने उससे सपा विधायक रह ही चुके हैं, तो तीनों एक अहम भूमिका निभाते हुए नजर आएंगे, क्योंकि तीनों का त्रिकोणीय मुकाबला सामने आने वाला है। कहीं ना कहीं जो योगेश शुक्ला इसलिए भी डिफीट खा सकते हैं कहीं ना कहीं, क्योंकि जो अंतरकला के लोग हैं, जो भारतीय जनता पार्टी के जो पुराने समर्थक हैं अविनाश त्रिवेदी के, वो कहीं ना कहीं इनका भितरघात करेंगे। तो वहीं जो समाजवादी पार्टी इसलिए डिफीट खा सकती है क्योंकि जो आम आदमी पार्टी है उसमें भी एक यादव प्रत्याशी बनाया गया है, तो दो यादव प्रत्याशी चूंकि वो भी एक दूसरे का कहीं ना कहीं वोट जो है, वोट बैंक एक दूसरे की सेंध मारने का काम करेंगे, तो इस पे जो अंतरकला और जो आपसी जो वोट बैंक का बंटवारा हो रहा है वो कहीं ना कहीं सर ये माने कि अगर जैसा आपने कहा यादव वोट बैंक का आपने जिक्र किया, तो ये माने कि बीकेटी जो सीट है वहां बीजेपी और कांग्रेस के बीच मुख्य मुकाबला देखने को मिल सकता है। बिल्कुल, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि वहां पर बीजेपी कांग्रेस नहीं, वहां पर त्रिकोणीय मुकाबला है पूरी तरह से, क्योंकि ललन कुमार भी अपने आप में कमजोर नहीं है, कांग्रेस का भी उसमें अपना एक वजूद है। और रही बात गोमती यादव की, तो समाजवादी पार्टी से उनका क्योंकि विधायक रह चुके हैं, समाजवादी पार्टी से उनका ठीक ठाक अस्तित्व भी रहा है, तो वहीं योगेश शुक्ला भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार हैं। भारतीय जनता पार्टी का एक अलग जनाधार है, तो वो कहीं ना कहीं जो ये त्रिकोणीय मुकाबला अपने आप में देखने वाला एक रोचक मुकाबला होगा। और आगे जो 10 मार्च को जो खुलेगा जब इनका पिटारा, तब समझ में आएगा कि क्या कुछ है सामने। लेकिन जो जनता की बात करें, पब्लिक की बात करें, पब्लिक सिर्फ और सिर्फ जो है अपने जो यहाँ के जमीनी समीकरण है उनको देखते हुए पब्लिक सीधा सीधा कहना है कि हम इस बार मतदान करेंगे, तो जमीन में जो काम है उनको देखते हुए वो करेंगे, क्योंकि यहाँ पर टिकट कटना काटना ये एक आम बात हो गई है। तो जो जमीनी मुद्दे हैं उनके हिसाब से लेकिन शिवसागर टिकट काटना भी ये कहीं ना कहीं बताता है, तो अगर प्रत्याशी ने वहां काम किया 5 साल, जनता के बीच रहा है, उसकी जो लोकप्रियता अच्छी है, उसने जमीन पर लोगों के बीच जाकर उनकी समस्याओं को जानने का काम किया, तो टिकट देना चाहिए। अगर टिकट नहीं दिया गया उसके पीछे परफॉर्मेंस बड़ी वजह हो सकती है या फिर जनता की नाराजगी बड़ी वजह हो सकती है। बिल्कुल, कहीं ना कहीं जनता की नाराजगी के साथ साथ जो पार्टी के वरिष्ठ है उनको भी साधना पड़ता है। हर एक पार्टी की बात करें, चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे फिर अपनी ये भारतीय जनता पार्टी हो या फिर बहुजन समाज पार्टी हो, सारे पार्टियों में जो है टिकट का काटने का काम हर जगह किया गया है। चाहे समाजवादी पार्टी का टिकट बंटवारा ही देख लीजिए या फिर भारतीय जनता पार्टी का ही टिकट बंटवारा देख लें, कहीं ना कहीं चूंकि जो बीच में बगावती तेवर जो आया था भारतीय जनता पार्टी के विधायकों का, उसके बाद जो टिकट कटने का सिलसिला था थोड़ा सा थमा था, और उसके बाद जो कुछ लोगों के टिकट बच भी पाए थे, लेकिन उसी लपेटे में अविनाश त्रिवेदी आ गए और उनका टिकट काट दिया गया।
योगेश शुक्ला जो है उनको उम्मीदवार बनाया गया। देखने वाली बात होगी कल किस प्रकार से यहाँ पर मतदान होता है और मतदान के बाद पब्लिक जो है वो किसको चुनती है, वो किसको अपना विधायक बनाती है, यह देखने वाली बात होगी। शिवसागर, जातिगत समीकरण की बात अगर करें तो वो क्या कुछ कहते हैं? जैसे आपने यादव कैंडिडेट का जिक्र किया कि समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी भी यादव हैं, आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी भी यादव हैं, तो कौन सी जो संख्या बल है किसका ज्यादा है जातिगत तौर पर अगर बात करें? जी बिल्कुल, अगर वोटरों की बात करें तो इस बार लगभग अनुसूचित SC/ST के हैं 1,30,000 समथिंग वोटर हैं। तो वहीं अगर बैकवर्ड की बात कर लें तो वो 1,10,000 के सिंह है। क्षत्रिय वोटर्स की बात करें तो यहाँ पर 70,000 हैं और वहीं ब्राह्मण वोटर भी यहाँ पर लगभग 90,000 वोटर हैं। मुस्लिम वोटर भी 50,000 से लगभग ज्यादा 70,000 वोटर मुस्लिम वोटर हैं। तो कहीं ना कहीं वो देखने वाली बात है कि अब चूंकि सवर्ण का भी यहाँ ठीक ठाक एक दबदबा है और तो मुस्लिम कह सकते हैं ब्राह्मण और दबदबा है, क्षत्रिय अगर एक मुश्त होकर बीजेपी को वोट देता है तो बीजेपी को फायदा पहुंचेगा। लेकिन अगर पिछले जो प्रत्याशी थे उन्होंने अगर काम वहां नहीं किया, नाराजगी बनी हो, तो शायद वो नाराजगी भी एक बड़ी वजह हो जो दूसरी प्रत्याशी की ओर मुंह मोड़ने पर मजबूर करे जो वहां के मतदाता हैं। हमारे साथ प्रणवीर पांडे बने हुए हैं लखनऊ की जो पूर्वी सीट है वहां से। प्रणवीर, अगर लखनऊ की ईस्ट की बात करें, वहां से जो मंत्री रहे आशुतोष टंडन, उन पर एक बार फिर से भरोसा जताया गया है। क्या लग रहा है, बड़ी आसान होगा आशुतोष टंडन के लिए, क्योंकि उनके पिता भी बड़े नेता रहे, मंत्री रहे, उसका प्रभाव देखने को मिलता है क्षेत्र में? रणवीर, हम चाहेंगे अपने जो ऑडियो है उसको अनम्यूट कर दें। पार्टी के लगातार कार्यकर्ता और यहाँ पर जो गोमती नगर से लेकर के जो विकास नगर का एरिया आता है पूर्वी विधानसभा में, ये सबसे महत्वपूर्ण है। यहाँ पर जो वोट पड़ता है वो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के रूप में एक बहुत बड़ी मजबूत वोट पड़ता है। लगभग पिछली बार भी जो नगर विकास मंत्री है आशुतोष टंडन, लगभग 80,000 से लेकर के लगभग 80 और 90,000 के वोट से इन्होंने यहाँ पर विजय हासिल की थी। यही एक वजह थी कि यहाँ पर जो सेफ सीट होने की वजह से कलराज मिश्रा भी यहाँ से चुनाव लड़े थे और वो भी यहाँ पर जीत हासिल किए थे। भारतीय जनता पार्टी के जब टिकट बंटवारा हो रहा था उस समय सुगबुगाहट चल रही थी, क्योंकि उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा पूरे लखनऊ में सबसे सेफ सीट ढूंढ रहे थे और वो पूर्वी विधानसभा आ रहा था। लेकिन कहीं ना कहीं जब आशुतोष टंडन की नाराजगी हुई, उनका मान मनोबल हुआ, तब जाकर के ये टिकट बंटवारा हुआ और आशुतोष टंडन ये सीट छोड़ने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं हुए। क्योंकि अगर पूरा कार्यकाल अगर आशुतोष टंडन का देखा जाए तो रिंग रोड जो एक बॉर्डर पड़ता है उसी के उस तरफ ही आशुतोष टंडन लगातार रहे। कभी क्षेत्र में वो कभी आए नहीं, जनता के बीच कभी नहीं आए, लेकिन चूंकि सेफ सीट है इस वजह से यहाँ से चुनाव जीत जाते हैं। उनके इसी सेफ सीट की वजह से लगातार मुकाबले में कौन है? समाजवादी पार्टी है या फिर जो बाकी पार्टियां हैं, कांग्रेस, बहुजन समाज पार्टी, वो भी इस बार जो है प्रभावित कर सकती है जो लड़ाई है समाजवादी पार्टी और बीजेपी के बीच? देखिए, अगर समाजवादी पार्टी बात करें तो अनुराग भदौरिया, पिछले चुनाव में जूही सिंह को यहाँ पर चुनाव लड़ाया गया था और जैसे ही चुनाव जूही सिंह यहाँ पूर्वी विधानसभा से हारी, तुरंत वो पूर्वी विधानसभा में आना एकदम बंद कर दी। उसके बाद अनुराग भदौरिया को यहाँ पर लाया गया। अनुराग भदौरिया चूंकि चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन अगर अनुराग भदौरिया की बात करें तो अनुराग भदौरिया लगातार ये अपने कार्यकर्ताओं से कह रहे हैं कि उनके कार्यकर्ता घर के बाहर निकलकर प्रचार प्रसार करने के लिए तैयार नहीं है। ये कहीं ना कहीं उनका दर्द है। उन्होंने मीटिंग में साफ तौर पर कहा कि अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बनाना है तो अनुराग भदौरिया को नहीं, अखिलेश यादव जी को जिताना है और पार्षदी का टिकट। तो प्रणवीर ये कह सकते हैं कि समाजवादी पार्टी में भी सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। अनुराग भदौरिया को प्रत्याशी बनाना बाकी कार्यकर्ताओं को हजम नहीं हो रहा है, जो रेस में थे, लाइन में थे कि उनको लग रहा था उनको टिकट मिलेगा। निश्चित तौर पर जो युवा समाज सेवी थे राहुल सिंह, वो लगातार लगभग 2 से 3 साल की अगर बात करें तो लगातार पूर्वी विधानसभा में मेहनत कर रहे थे। उनको ये लग रहा था कि वो यहाँ का टिकट पाएंगे और पूर्वी विधानसभा में से वो चुनाव लड़ेंगे। लेकिन जिस तरीके से अखिलेश यादव ने लखनऊ के अंदर जिस तरीके से टिकट का बंटवारा किया, अगर बात करें पूरे विधानसभा की, अगर लखनऊ की बात करें तो लगभग 38,04,114 मतदाता जो है वो मतदान करेंगे, जिसमें जो पूर्वी विधानसभा की बात करें तो 4,51,408 ये मतदाता है जो पूर्वी विधानसभा में मतदान करेंगे। लेकिन अगर सभी कार्यकर्ता, वरिष्ठ कार्यकर्ता जो है समाजवादी पार्टी की, अगर उनकी बात सुने तो साफ तौर पर उन्होंने वो कह रहे हैं कैमरे के पीछे कि इस बार टिकट बंटवारे में कहीं ना कहीं अखिलेश यादव से बहुत बड़ी चूक हुई है, जिसकी वजह से लखनऊ
की जो सीटें हैं वो कहीं ना कहीं अब डगमगा चुकी हैं। अनुराग भदौरिया लगभग जो लड़ाई अगर देखा जाए आशुतोष टंडन के मुकाबले, तो अनुराग भदौरिया खुद जूझते हुए नजर आ रहे हैं। जिस क्षेत्र में पहुंचते हैं उसी क्षेत्र में सिर्फ कार्यकर्ता निकलते हैं उनका प्रचार प्रसार करने के लिए, बाकी किसी क्षेत्र में समाजवादी पार्टी का कोई कार्यकर्ता अपने स्तर से प्रचार प्रसार के लिए बिल्कुल कह सकते हैं कि जमीन पर जिस तरह मजबूत होना चाहिए प्रत्याशी को, संगठन मजबूत होना चाहिए, कार्यकर्ताओं को साथ देना चाहिए, वो साथ शायद अनुराग भदौरिया को नहीं मिल रहा है। जो दर्द है उन्होंने जाहिर भी किया है। आप सभी संवाददाता हमारे साथ बने रहे, एक ब्रेक के लिए रुकेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो हमारे साथ कुछ और संवाददाता उनके पास भी जाएंगे और वहां की सीट के समीकरण क्या कुछ कह रहे हैं, क्या वहां माहौल है, वो भी आपको बताएंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। सोचिए मत, मेरी और पूरे हिंदुस्तान की तरह आप भी समर कूलर और होम अप्लायंसेस लीजिए और बेफिक्र हो जाइए। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं चुनावी अखाड़ा और हम बात कर रहे हैं कल लखनऊ में वोटिंग है। कल 9 जिलों की 59 विधानसभा सीटों पर वोटिंग होनी, जहां लखनऊ काफी अहम माना जा रहा है। 2017 में जिस तरह से एक लहर थी, बीजेपी ने तमाम सारी सीटों पर जीत दर्ज की थी, क्या वो जीत दोहरा पाएगी या फिर इस बार मुकाबला कुछ अलग है। वापस हम हमारे संवाददाता शिव प्रताप बने हुए उनके पास आएंगे। लखनऊ की उत्तरी विधानसभा से इस वक्त शिव प्रताप मौजूद हैं। ब्रेक से पहले शिव प्रताप के पास गए थे तो उनकी आवाज हम तक ठीक से नहीं पहुंच पाएगी। हम चाहेंगे शिव प्रताप, लखनऊ नॉर्थ की जो सीट है वहां क्या सियासी समीकरण है, किनके बीच मुकाबला है, क्या कुछ माहौल है, बताइए। देखिए, लखनऊ उत्तरी की अगर बात की जाए तो ये काफी महत्वपूर्ण है और यहाँ पर नीरज वोरा जो कि विधायक है वर्तमान में, उनको एक बार फिर से मौका दिया गया है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, और दूसरा समाजवादी पार्टी की तरफ से पूजा शुक्ला को प्रत्याशी बनाया गया है। और अगर हम इस पूरी सीट का समीकरण देखना चाहें तो पिछले विधानसभाओं के जो चुनाव हुए हैं 2012 से, तो उनका ध्यान देना जरूरी हो जाता है। 2012 में जो चुनावी गणित था वो काफी नजदीकी था। उस समय नीरज वोरा दूसरे स्थान पे थे, अभिषेक मिश्रा नीचे थे वहां पर जो कि समाजवादी पार्टी से थे, और तीसरे नंबर पर आशुतोष टंडन थे, गोपाल जी थे, यानी कि भारतीय जनता पार्टी से वो तीसरे नंबर पे थे। उसके बाद 2017 की अगर बात करें तो नीरज वोरा भारतीय जनता पार्टी से उन्होंने विनिंग की और 27,000 वोटों के डिफरेंस के साथ में उन्होंने समाजवादी पार्टी को डिफीट किया, जिसके बाद ये कहा जा सकता है कि जो वहां का डिफरेंस है वोटों का, यानी कि जो वोटिंग परसेंटेज है उसका डिफरेंस बहुत बड़ा नहीं है। 27,000 और 4,34,000 मतदाताओं के बीच में कोई बड़ा डिफरेंस नहीं कहा जाएगा शैलेंद्र। और लेकिन शिव प्रताप ये कम भी नहीं कहा जाएगा, 27,000 भी कम नहीं है। क्या ये बड़ी वजह है कि अभिषेक मिश्रा जो अखिलेश यादव के बहुत खास बताए जाते हैं, इस हार के डर की वजह से वो सरोजिनी नगर चले गए? बिल्कुल, देखिए यही वजह है समाजवादी पार्टी ने कहीं ना कहीं अभिषेक मिश्रा को देखते हुए अब पूजा शुक्ला को उतारा है। और इस बार के जो समीकरण है वो निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश में देखिए नेक टू नेक फाइट कहा जाए तो गलत नहीं होगा। और लखनऊ उत्तरी की अगर हम बात करें तो 4,34,000 का मतदाताओं की एक बहुत बड़ी संख्या है, जिसमें शहरी मतदाता भी हैं, कई उत्तरी के ग्रामीण मतदाता भी हैं, पुराने लखनऊ से जुड़ा हुआ क्षेत्र भी है, और साथ ही साथ एंटी इनकम्बेंसी भी काम करेगी। कई ऐसे मुद्दे भी काम करेंगे जिसमें कि एक मुद्दा तो ये है
कि पिछले काफी वक्त से नदी पर पुल बनाने की मांग कर रही है स्थानीय जनता, वो अभी तक नहीं बना। पिछले काफी समय से वहां पे सड़कों का जो खराब रख रखाव है उसको लेकर के नाराजगी है। ये सब ऐसे मुद्दे हैं और साथ ही वहां पे जो संक्रमित रोग है, मच्छर जनित रोग है, वो सबसे ज्यादा फैलता है। तो ये सब ऐसे तमाम स्थानीय मुद्दे हैं शैलेंद्र, जिसको लेकर के वोटिंग परसेंटेज बदल सकता है, वोट टर्नआउट हो सकता है। और अगर नेक टू नेक फाइट की बात करें तो वहां पर भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी के बीच में ही ये फाइट देखी जा रही है लखनऊ उत्तरी में। जी शिव प्रताप, अगर लखनऊ नॉर्थ की बात करें तो जाति के समीकरण की बात करें, किस जाति की जो आबादी है, संख्या है, वो ज्यादा है? क्योंकि जातियां भी प्रभावित करती हैं चुनाव में। देखिए, यही वजह है कि ये बड़ा ही उलझा हुआ विधानसभा है। यहाँ पर किसी भी जाति को लेकर के अगर कहा जाए तो कम नहीं आंका जा सकता। 4,34,000 की मतदाताओं की सीट पर अल्पसंख्यक भी एक निर्णायक भूमिका में है, तो वहीं जो हिंदू वोट बैंक है तो वो भी पूरा एक निर्णायक भूमिका में है। अब हिंदू वोट बैंक में जो डिवीजन है वो पिछड़े वोट बैंक और अति पिछड़े वोट बैंक में वो किस तरफ टर्न आउट होता है, ये एक अहम भूमिका है। बिल्कुल, पुराना लखनऊ की अगर बात करें, पुराने लखनऊ में मुस्लिम मतदाता की संख्या बहुत ज्यादा है। वहीं ग्रामीण क्षेत्र की बात करें तो ग्रामीण क्षेत्र के मतदाता और पुराने लखनऊ के मतदाता अगर मिलकर एक साथ अगर वोट करते समाजवादी पार्टी को, शायद समाजवादी पार्टी को फायदा मिल सकता है। हमारे साथ भरत सेठी बने हुए हैं। भरत, एक बार फिर आपके साथ आपके पास आएंगे और आपके पीछे कई लोग खड़े हुए हैं। हम चाहेंगे, काफी देर से वो इंतजार कर रहे हैं, वक्त का अभाव है, हम चाहेंगे कम समय में उन लोग की बातचीत, उन लोग का नजरिया, उन लोग के विचार क्या हैं, कल वोट करते समय उनके क्या मुद्दे हैं, उनको बताएं। बिल्कुल, मेरे साथ कई लोग यहाँ पे मौजूद हैं, हम बात करेंगे। बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं। कल आप वोट देंगे सोनीनगर विधानसभा में, मेन मुद्दे क्या है, क्या सोच के वोट देंगे और क्या आपके मन में चल रहा है, सब बताएं। पहले तो मैं बता दूं, मैं किसी भी पार्टी का कार्यकर्ता नहीं, मैं एक आम आदमी हूँ और यहाँ पे रहता हूँ। मेरा बस ये कहना है कि 5 साल हमने देखा, यहाँ पे पिछली विधायिका रही स्वाति सिंह, वो भी यहाँ से बाहरी कैंडिडेट थी, लेकिन जनता ने बीजेपी की लहर में उनको स्वीकार किया कि भाई वो बीजेपी की एक सैनिक बन के हमारा कल्याण करेगी। लेकिन हुआ क्या, अंत में उन्होंने यहाँ पे जो अपना कार्यकाल था वो बिना किसी से मिले जुले, मेरी कॉलोनी का हाल देख लीजिए, यहाँ ना आई ना कभी गई, या कहीं पे भी क्षेत्र उन्होंने कोई भ्रमण नहीं किया, ना जनता से उन्होंने कोई संवाद किया। आज की डेट में हम चाहते हैं कि हमारा कोई क्षेत्रीय नेता जो यहाँ पे रहता हो, जिससे हम मिल सके, जिससे हम अपनी बातों को पहले भी रख रहे हैं और आज भी आगे आसानी से रख सके, वो हमारे लिए एक ही नेता है, वो है रुद्रदमन सिंह बबलू। हम सभी लोग मिलकर रुद्रदमन सिंह बबलू के लिए वोट करेंगे, क्योंकि हमें मालूम है कि हम आज से चुनाव के बाद अगर हम आसानी से किसी से संवाद कर सकते तो हमारे लिए केवल एक क्षेत्रीय नेता है, वो है रुद्रदमन सिंह बबलू। हमारे साथ और भी लोग हैं, उनसे जानेंगे कुल मिला के कि किस तरीके से आप वोटिंग करते हैं। आपसे जानना चाहेंगे, आप भी खड़े हुए, क्या मन में विचार हैं आप लोगों के वोट? मन में ठीक ही विचार है। हम लोग साफ सुथरी सरकार चाहते हैं, फिर से एक बार ऐसा के साथ हम लोग बिल्कुल साफ सुथरी सरकार चाहते हैं। ये उस नेता को जो चुनना चाहते हैं, बिल्कुल उनके क्षेत्र का हो। जी ठीक है। हमारे साथ रोहित, माफ कीजिए, अरुण चतुर्वेदी बने हुए हैं मोहनलालगंज से। अरुण, आपके पीछे भी कई लोग खड़े हुए हैं। हम चाहेंगे एक या दो लोग जो किसी पार्टी कार्यकर्ता ना हो, उनसे उनकी राय जानने की कोशिश कीजिए। जब वो कल वोट देने जाएंगे तो उनके लिए वो कौन से मुद्दे हैं जो बहुत इस बार महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। जी देखिए, हमारे साथ कुछ पीछे लोग खड़े हैं, उनसे बात करके देखते हैं कि कल जब वो वोट देने जाएंगे तो उनका क्या क्या मुद्दा रहेगा और किस पर वोट देंगे। आप एक आम आदमी हैं, जब कल आप वोट देने जाएंगे तो क्या मुद्दा रहेगा, किन मुद्दों को मन में रख के वोट देंगे? विकास का मुद्दा है। विकास, क्या विकास मोहनलालगंज में? जैसे पानी का यहाँ पर समस्या है, नहरों में पानी नहीं है, समस्या है, किन ये सबसे बड़ा मुद्दा है। हमारे साथ कुछ और लोग हैं, उनसे बात करके देखते हैं कि उनका क्या कहना, किन बातों को लेकर आप वोट देने जाएंगे।
कल वोटिंग है और कल किन मुद्दों को लेकर आप वोट देंगे? हमारा तो मुद्दा यही है कि जो है विकास बहुत पीछे है और आम जनता इतना महंगाई को लेकर के, महंगाई इतना ज्यादा है कि कुछ नहीं, पेट्रोल डीजल सब चीजें है, जो महंगाई ज्यादातर तो जो है वही महंगाई है, महंगाई बहुत ज्यादा है। बिल्कुल, महंगाई भी एक अहम मुद्दा है। बहुत बहुत शुक्रिया अरुण, हमारे साथ बने रहने के लिए। तमाम सारे संवाददाता हमारे साथ बने थे, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। अपने अपनी विधानसभा क्षेत्रों से वहाँ की जो समीकरण है, वहाँ की राजनीति है, वहाँ मुकाबला किसके किसके बीच है, कौन जीत रहा है, कौन आ रहा है, क्या सियासी टक्कर है, उसका बताने के लिए तो हम लखनऊ की सभी विधानसभाओं की जानकारी आपको दे रहे थे, कहाँ पर किसके किसके बीच मुकाबला है और जो वहाँ की जनता है उसके क्या क्या मुद्दे हैं, किन मुद्दों को लेकर वो कल अपना वोट करेगी। फिलहाल के लिए चुनावी अखाड़ा में आपसे लेंगे इजाजत। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। जब पशुओं को मिलेगा प्यार और मिल्को मोर पशु आहार तो दूध बहेगा, मुनाफा बढ़ेगा। मिल्को मोर पशु आहार।